हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विशेषण के उपप्रकार। उपप्रकार अर्थात विशेषण के प्रकार। ठीक है, प्रकारों के प्रकार जो होते हैं उनके बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों देखिए, आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि विशेषण क्या है और विशेषण के जो मुख्य प्रकार हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आता भी है और वैसे आप पहचान भी लेते हैं। लेकिन बच्चों, जब इनके प्रकारों के प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे फिर आपको प्रश्न कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि उन बच्चों को भी इसमें मेरे वीडियो से लाभ पहुँचे जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। तो ऐसे परीक्षार्थी भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो मैं यही आशा करती हूँ बच्चों कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर ऐसा वीडियो इस विशेषण से संबंधित ऐसा कुछ ऐसा इसमें रहेगा नहीं कि जो आपको ना पता हो। तो बच्चों, विशेषण के प्रकार, इस वीडियो में हम विशेषण के उपप्रकार के पहले इनके प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए और फिर यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ठीक है बच्चों, तो आप एक बार आप अपने पूर्व ज्ञान को वापस से समझिए। और आप जो अपने पूर्व अध्ययन किया हुआ है आपने विशेषण पर, उससे संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसे आप मिलाते जाइए और आप अपने फिर से रिवाइज कर हो जाएगा, जिससे कि आपको विशेषण क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं विशेषण का पूर्व ज्ञान। यह जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा का ही एक उपप्रकार है। विशेषण क्या है बच्चों? संज्ञा का ही एक उपप्रकार है। आप इसके पॉइंट्स को देख के कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि ये नया पॉइंट क्या है। बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ ही पॉइंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है वह कहीं आपको एक इसके उपभेद के रूप में भी कहीं ना कहीं दिखता है। कहीं बहुत से हिंदी व्याकरण की किताब में आपको ये जो विशेषण है वो इसके उपभेद के रूप में भी दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एक अप्रत्यक्ष नाम ही तो होते हैं। संज्ञा होते हैं नाम, और जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए हम उनको अप्रत्यक्ष रूप से ही वो एक नाम ही कह सकते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो विशेषण है वो भी संज्ञा से ही संबंधित है। ठीक है, संज्ञा से ही संबंधित है, तो इसका एक अभिन्न अंग है। और इसलिए इसका अभिन्न अंग होने के कारण इसके जो कि इसका एक उपप्रकार उपभेद ही मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि यह संज्ञा शब्द को मर्यादित करता है। अब यह संज्ञा शब्द को मर्यादित क्या होता है? ये एक नया शब्द आपके लिए लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये आपका ही पढ़ा हुआ है अभी तक कि जो मर्यादित होता है वो उसका अर्थ क्या होता है? सीमित करना, किसी को किसी एक शब्द में बांध देना। ठीक है, किसी एक शब्द में परिभाषित करना। कैसे? आइए समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक शब्द लूँ कार। ठीक है, अब ये कार क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो कार है सब इसके अंतर्गत सारी प्रकार के कार समाहित हैं। ठीक है, सभी प्रकार के कार का संग्रह इसके एक शब्द में है। अब वो कार चाहे सफ़ेद हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कार हो सकती है। लेकिन तो मैं अभी आप सिर्फ अगर कार कहते हैं तो कार से आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ सारी कार, जिसमें आप किसी एक कार का नाम परिभाषित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर आप किसी एक जैसे अगर आप कहेंगे कि सफ़ेद कार, क्या कहेंगे? सफ़ेद कार, तो आपका उद्देश्य क्या कहना है? केवल सफ़ेद कार के बारे में। ठीक है, और अगर आप कहते हैं बड़ी कार, तो बड़ी कार से मतलब सिर्फ वो उन कारों को जिनका जो साइज़ है वो क्या है? बड़ा है। ठीक है, और अगर छोटी कार तो जिनका साइज छोटा है। तो ऐसे कार जो आप अपने शब्दों के जो ये विशेष शब्दों के माध्यम से आप इस कार को परिभाषित करते हैं, सीमित करते हैं। ठीक है, जो कि इनको विस्तार दिया गया है, इनको जो विस्तार दिया गया है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप एक शब्द से इनको सीमित कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये इसको विशेष बना दे रहे हैं। तो वो जो उनका एक समूह है, एक संग्रह है कार के अंदर, आप उनसे कुछ कारों को परिभाषित करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर फिर ये क्या हो गया? ये सभी शब्द और ये। ठीक है, ये सभी शब्द क्या गए? अलग अलग से इनको मर्यादित करते हैं, परिभाषित करते हैं, सीमित कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। सबसे बढ़िया आपको जो समझ में आने वाला शब्द है कम कर देना। अभी ये बहुत विस्तार में है, व्यापक रूप में है, और जब आप किसी एक शब्द में लेते हैं तो इसको आप क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। आगे देखिए, यह जो विशेषण है वह संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता
बताते हैं। कैसे? विशेषण शब्द कैसे बताते, यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ पे जो भी सर्वनाम शब्द होंगे या संज्ञा शब्द होंगे उनके पहले जो शब्द आते हैं वो विशेषण होते हैं, तो इसलिए वो उनके विशेष बना देते हैं। ठीक है, इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। बिल्कुल, ये सारे शब्द आपके किस में जाएंगे? विशेषण में जाएंगे। ये सभी शब्द कैसे होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, आप किसी हर शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और ये शब्द कैसे? ये शब्द क्या है आपका? चूंकि संज्ञा है, और ये क्या है आपका? विशेष्य। इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो विशेषण शब्द है इसको विशेष्य बना रहा है, इसलिए हम इसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष बनाने से इसको विशेष्य कहते हैं। तो 5वां पॉइंट देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये आप ही का पढ़ा हुआ है बच्चों, बस इसमें कंफ्यूज मत होइए। ये एक क्या है? सर्वनामिक विशेषण की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो निजवाचक सर्वनाम है उसको छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। कैसे? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 प्रकार के जो सर्वनाम आते हैं उसमें क्या है? उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं मैं, जो बोलता है उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, मैं, हम लोग, इस तरह के जो शब्द आते हैं ना। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, तुम लोग। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, वह, या किसी का नाम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक नाम रख दे रही हूँ, नीता। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो और निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम को, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? आप, अपने आप, जब स्वयं के बारे में बात की जाती है ना तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको छोड़कर बाकी सारे जो भी सर्वनाम होते हैं वे सभी विशेषण का काम करेंगे। ये सारे शब्द विशेषण का काम नहीं करेंगे। कैसे? समझिए इस चीज़ को। जैसे कि अगर मैं आप यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। वह कहाँ है? क्लियर? ठीक है, वह कार मेरी है, वह कहाँ है। अब यहाँ पर जो वह शब्द है और यहाँ पर जो वह शब्द है, देखिए ध्यान से, ये है आपका पुरुषवाचक, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक, और यहाँ पर यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? कैसे? समझिए इस चीज को। वह है, देखिए यहाँ पे ये वह क्या है? कार के पहले आ रहा है। कार चूंकि एक संज्ञा शब्द है तो ये क्या है? कार के पहले आ रहा है, तो संज्ञा शब्द को विशेष बना रहा है। किसको विशेष बना रहा है? संज्ञा शब्द को विशेष बना रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो कार की ओर संकेत कर रहा है और इस कार के पहले वह शब्द आ रहा है, तो इसलिए ये वह क्या है? एक विशेषण का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वह है इसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है। यह किसी के स्थान में प्रयोग हो रहा है, किसी नाम के स्थान में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी का नाम होना चाहिए था लेकिन आप उसके नाम को नहीं पुकार के उसके स्थान पे वह बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? वह एक अन्य पुरुष का द्योतक है, अन्य पुरुष को बताता है। ठीक है, तो वह कहाँ है, यहाँ पे ये पुरुषवाचक है और वह कार मेरी है, ये सार्वनामिक विशेषण है। यह अंतर है दोनों में, तो आप वह को या यह को ऐसे लेके कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितने भी और भी होते हैं कि मेरी, उसकी, ठीक है, और भी जो भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आप उसमें के वो सभी सर्वनाम क्या होंगे? विशेषण का काम करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों?
ठीक है, अब हम इसके उप प्रकार की बात करेंगे। तो उप प्रकार क्या होते हैं कि इसके जो प्रकार होते हैं, 4 मुख्य प्रकार होते हैं। अब उनके भेद को भी हम आगे समझेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके 2 प्रकार के हम इसके कुछ प्रकारों के उप प्रकार देखेंगे और फिर इसके दूसरे वीडियो में हम अन्य कुछ प्रकार के उप प्रकारों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब समझते हैं आगे इसके उप प्रकार को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से प्रकार हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूँ तो आप सभी जानते हैं कि विशेषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं विशेषण के प्रकार? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ तक आप क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे चूंकि आप ये समझिए कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं इसके कोई भी उप प्रकार या उपभेद नहीं होते हैं। यहाँ तक भी आप बिल्कुल समझ जाइए कि अगर ऐसा प्रश्न भी आता है कि बताइए इनके कौन से किसके उप प्रकार नहीं होते हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि गुणवाचक विशेषण के कोई उपभेद नहीं होते हैं। दूसरा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में आपके दो उप प्रकार होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो कि आप पहले भी पढ़े हैं, निश्चित सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ तक तो आप बिल्कुल पढ़ते आए हैं। इसके भी जो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये 5 प्रकार होते हैं जिसे हम समझेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक। अब यहाँ पर जो इसके पहले प्रकार है गणनावाचक विशेषण, इसके भी 2 उपभेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? पूर्णांक और अपूर्णांक। तो इसे भी हम समझेंगे। अब यहाँ पे जो चौथा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, इसके 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसे कि आप पहले भी पढ़ा है और इससे कुछ अंश हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको सार्वनामिक विशेषण के 2 जो उपभेद हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं अपने अगले वीडियो में अब इन दोनों प्रकार के उप प्रकार की अच्छे से चर्चा करूंगी बच्चों। तो चलिए अब हम इस सार्वनामिक विशेषण के उप प्रकार को देखते हैं। तो पहले सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं बच्चों। सार्वनामिक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के पहले लगकर आगे लगाकर उसे विशेष बनाते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर? संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसके 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण को हम पढ़ेंगे। सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलिक और यौगिक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण में जो मौलिक विशेषण है उसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बिना रूपांतर के किया जाता है, मतलब बिना बदले बिना परिवर्तन के उसका प्रयोग किया जाता है। और यौगिक विशेषण में ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं जिनका कि रूपांतर करके प्रयोग किया जाता है, तो वह विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि मौलिक विशेषण में ऐसे विशेषण शब्द आते हैं, मौलिक विशेषण में ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई रूपांतर नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्लियर? और यौगिक विशेषण में ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं जिसमें कि रूपांतर उन सर्वनाम शब्दों का रूपांतर किया जाता है। उन सर्वनाम शब्दों का क्या किया जाता है? रूपांतर किया जाता है। अब देखिए, वो आप जब उसके उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कैसे होते हैं। उदाहरण देखिए, बिना रूपांतर किए गए जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो ऐसे शब्द होते हैं जैसे यह। अब यह अपने आप में एक सर्वनाम है, तो यह का जब रूपांतर करेंगे तो वह किस रूप में आपको दिखेगा? यौगिक विशेषण में ऐसा, इस, इन, इस तरह से आपको शब्दों में समझ में आएगा। दूसरा है मैं। अब मैं को आप जब रूपांतर करेंगे तो किस तरह से बनेगा? मुझसा, मेरा। जो का अगर आप रूपांतर करते हैं तो जैसा। आप शब्द, आप जो सर्वनाम शब्द है इसका अगर आप रूपांतर करते हैं तो आप सा, आप जैसा, आप जैसी। तुम अगर सर्वनाम शब्द का रूपांतर करेंगे तो तुम सा। वह शब्द का रूपांतर करेंगे तो वैसा, उस, उन। कौन शब्द का, कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है तो कौन शब्द का रूपांतर करेंगे तो किस।
या अन्य ऐसे भी बहुत से सर्वनाम शब्द होते हैं, अगर जैसे इतना उतना, जब उनका आप रूपांतर या परिवर्तन करते हैं, उनका रूप परिवर्तन करते हैं, रूप बदलते हैं, ठीक है। तो ये जबकि आप इनका रूप परिवर्तन कर देंगे तो कुछ इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे ऐसा, इन, इस, मुझसा, जैसा, आपसा, आप जैसी। और जब इनका रूप परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये मूल सर्वनाम रूप में ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कौन व्यक्ति। अब कौन व्यक्ति को आप कैसे कहेंगे, वो रूपांतर करके कैसा व्यक्ति, तो ये क्या है आपका यौगिक विशेषण, और ये क्या है आपका मौलिक विशेषण। यह साड़ी, यह क्या है आपका यहाँ पर उदाहरण में क्या है, ये आपका मौलिक विशेषण, और ये आपका ऐसी वैसी साड़ी, ये अब किस में चले जाएगी, यौगिक विशेषण। जो पुस्तक आपका किस में जाएगा, मौलिक विशेषण, और जैसी पुस्तक ये आपका किस में जाएगा, यौगिक विशेषण। तो ऐसे अन्य उदाहरण भी आपको बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ठीक है। जैसे इतना उतना, जिससे भी आप कुछ भी शब्द अगर वाक्य में कोई भी शब्द के आगे अगर इस तरह के शब्द जुड़े रहते हैं, कोई भी संज्ञा शब्द के आगे अगर ऐसे शब्द जुड़े होते हैं इनमें से कोई सभी, तो आप समझ जाइए कि वो यौगिक विशेषण है। और किसी भी संज्ञा शब्द के आगे पहले अगर इस तरह के मूल सर्वनाम जुड़े होते हैं, तो वो अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि बताइए ये इसमें मौलिक है कि यौगिक, तो आप बहुत आसानी से इसमें भेद कर सकते हैं कि अगर मूल सर्वनाम का प्रयोग किया गया है सर्वनाम संज्ञा शब्दों के पहले, तो वो मौलिक में आएंगे, और अगर संज्ञा शब्दों के पहले इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो यौगिक विशेषण में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है इसे समझना। तो ये आप देख लीजिए, और इसकी एक इसकी अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे मुझे आशा है। और अब मैं इसके दूसरे वीडियो में आप इनके दो जो अन्य प्रकार हैं उनके उपभेदों की बहुत अच्छे से चर्चा करूँगी, जिसके बाद फिर आपको उस विशेषण से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, और बहुत अच्छे से इसके सारे मूल भेदों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छा लगा मेरा वीडियो, कुछ आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।